हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने का बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। ओपेक प्लस ने मिलकर यहाँ पर जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है उसको 2 मिलियन बैरल पर डे घटा दिया है। यानी कि अब मार्केट में कम ऑयल मिलेगा हमें, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन मार्केट में कम ऑयल होने की वजह से इसका जो रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है और इसके पास इतना पावर कैसे आ गया है कि ये पूरे दुनिया की जो ऑयल मार्केट है उसको कंट्रोल करता है। और इसका जो भारत के ऊपर जो असर होगा वो कितना असर होगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CNBC OPEC plus to cut oil production by 2 million barrels per day to shore up prices defying US pressure। यानी कि यहाँ पर OPEC प्लस ने ये फैसला लिया है कि वो 2 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन कट करेगा ताकि प्राइसेस को बढ़ाया जा सके। और डिफाइंग US प्रेशर यानी कि USA के जो प्रेशर था उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इसी तरह से द गार्जियन में बिडेन एंकर बाय OPEC प्लस ऑयल आउटपुट कट, यानी कि यहाँ पर बिडेन की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई है ओपेक प्लस के इस फैसले से। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और ये चीज़ भारत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपने ओपेक का नाम तो सुना ही होगा। ये संगठन क्रूड ऑयल की सप्लाई को डोमिनेट करता है और दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल संगठनों में से एक है, जिसके फैसले से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अभी रिसेंटली कोविड महामारी के बाद इसकी सबसे पहली बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। वियना ही ओपेक का मुख्यालय भी है, जिसमें ओपेक प्लस ये डिसीजन लेते हैं कि वो प्रतिदिन ऑयल का प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल पर डे कम करेंगे और इस ऑयल प्रोडक्शन कट नवंबर से शुरू किया जाएगा। यानी कि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ओपेक प्लस के इस फैसले से क्रूड ऑयल के प्राइस जहां पहले $90 के आसपास स्टेबल हो गए थे, तो वो नवंबर में शायद उसके ऊपर जा सकते हैं। और ये पूरी तरह SD यानी कि सप्लाई और डिमांड पर काम करता है। यानी कि किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम कर दे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और यही सिद्धांत क्रूड ऑयल पे भी अप्लाई होता है, जहां पर क्रूड ऑयल को अगर सप्लाई कम कर दी जाए तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार यही कहते आए हैं कि ओपेक प्लस को अपनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ने से इसका प्राइस कम हो जाए। लेकिन ओपेक प्लस ने जो बिडेन की इस कॉल को अनसुना कर दिया और सप्लाई को बढ़ाने की बजाय और उन्होंने सप्लाई घटा दी है, जिससे इन्हें क्रूड ऑयल बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल पाए। तो देखिए, अब तो ऐसा हर देश ही चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ओपेक प्लस ने भी यही काम किया है और उसने सप्लाई कम करके प्राइस बढ़ाने के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया है। वैसे देखा जाए तो जो फैसला ओपेक प्लस ने लिया है, यानी कि 2 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोडक्शन कम करने का, ये पूरे ग्लोबल सप्लाई का 2% है। अब देखने में ये 2% मामूली लग रहा होगा, लेकिन ये 2% प्रोडक्शन कट से ये उम्मीद की जा रही है कि इससे लगभग 10% क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ओपेक प्लस क्या है और उसकी ग्लोबली क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों का एक संगठन है जो ग्लोबली क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है। और इसकी स्थापना 1960 में 5 देशों ने मिलकर की थी, जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। हालांकि देखा जाए तो इसके मेंबरों की संख्या भी बढ़ती गई समय के साथ साथ, जो अब 13 हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपेक संगठन के मेंबर ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि कई देश ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और उन्हें बेचते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रूस, जिसके पास अथाह तेल के भंडार है। और इसके अलावा मेक्सिको, सूडान और मलेशिया भी तेल सप्लाई करते हैं, जिसका एक कॉमन इंटरेस्ट है तेल बेचकर पैसा कमाना। तो ऐसे 11 और देश हैं जो ऑफिशियली तो ओपेक के मेंबर नहीं है, लेकिन ओपेक की बनाई गई नीतियों के हिसाब से चलते हैं, तो उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। और इसका जो मोटिव है वो ये है कि आपस में कोऑपरेशन करना, मार्केट को स्टेबल रखना, ऑयल मार्केट को, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन ओपेक को बनाने के पीछे एक खास वजह थी, और वो थी दुनिया भर में 7 सिस्टर्स कंपनियों का बढ़ता हुआ दबदबा। उसको कम करने के लिए ओपेक बनाया गया था। क्योंकि देखा जाए तो ओपेक की स्थापना से पहले दुनिया भर की क्रूड ऑयल मार्केट पर ये 7 कंपनियों का एक छत्र राज हुआ करता था। और पूरे क्रूड ऑयल की सप्लाई में यही 7 मेजर कंपनियां मैनेज करती थी। और ये 7 कंपनियां अमेरिकन और ब्रिटिश, और एक कंपनी इसमें नेदरलैंड की थी, जो आप देख सकते हैं। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ब्रिटेन की कंपनी, रॉयल डच शेल ये नीदरलैंड की कंपनी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया
ये भी अमेरिका की कंपनी गल्फ ऑयल, सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि ये गल्फ ऑयल जो कंपनी है ये किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की एक कंपनी है, लेकिन ये अमेरिका की कंपनी है। टेक्साको यानी कि टेक्सास राज्य की कंपनी है, अमेरिका की। स्टैंडर्ड ऑयल फॉर न्यू जर्सी अमेरिका की। स्टैंडर्ड ऑयल फॉर न्यूयॉर्क ये भी अमेरिका की। यानी कि यहाँ पर पश्चिमी देशों का पूरा प्रभुत्व चलता था ऑयल मार्केट पर। दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस को ये कंट्रोल करते थे और ये कंपनियां अरब देशों से तेल निकालकर दुनिया भर में सप्लाई करती थी और मोटा पैसा कमाती थी। लेकिन इनकी कमाई को देखकर, अपने ऑयल रिसोर्स को लुटता देखकर अरब देशों ने इन्हें भगाना शुरू कर दिया और खुद से ऑयल निकाल कर बेचने लगे। तो उन्हें एक संगठन की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने ओपेक नाम से एक संगठन बना लिया ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो तब 1960 में ओपेक की स्थापना हो गई और धीरे धीरे सेवन सिस्टर का प्रभाव खत्म हो गया और ओपेक का प्रभाव बढ़ता गया। और अब ओपेक प्लस दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई का 40% मैनेज करती है और इसके अलावा दुनिया भर के प्रूवन ऑयल रिजर्व का 80% इन ओपेक प्लस देशों के पास है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके छोटे से फैसले से ही ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे देश ओपेक प्लस को एक संगठन नहीं बल्कि एक कार्टेल का नाम देते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी हेकड़ी दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ओपेक प्लस अभी अपने प्रोडक्शन को क्यों कम कर रहा है। तो देखिए, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो क्रूड ऑयल के प्राइस जहां नॉर्मली 70 से 80 डॉलर के बीच होना चाहिए था, तो वो बढ़कर 140 डॉलर तक टच कर गया था। क्योंकि देखा जाए तो रूस के हमले के बाद सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई और रूस पर वेस्टर्न देशों की तरफ से सैंक्शंस लग गए। तो रूस अचानक से ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट से गायब हो गया, यानी कि अब रूस का क्रूड ऑयल मार्केट में नहीं आ रहा था। लेकिन डिमांड तो बराबर ही थी ना, लेकिन सप्लाई कम हो गई थी जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन धीरे धीरे क्रूड ऑयल के प्राइस में स्टेबिलिटी आ गई और ये 90 डॉलर के आसपास आ गए। और क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने की वजह है कि यूरोप में आने वाली मंदी का डर और दुनिया का ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना में लगाया गया लॉकडाउन, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड कम हुई और इसके प्राइस नीचे गिर गए। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने से ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ रहा था। जहां पहले वो 120 डॉलर पर अपना ऑयल बेचते थे, तो वहीं अब यही ऑयल 90 डॉलर के आसपास बेच रहे हैं। तो 30 डॉलर का तो नुकसान हो रहा है ना पर बैरल पर, और ये 25% का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है। और इसके अलावा ओपेक प्लस के मेंबर्स को इस बात की भी चिंता है कि अगर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ऐसे ही गिरती रही तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और जब डिमांड कम होगी तो ऑयल के प्राइस और नीचे जाएंगे और इसका मतलब ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में ओपेक प्लस ने अभी जो प्रोडक्शन में कट किया है वह उन्होंने ऑयल के प्राइस को उठाने के लिए ऐसा किया है ताकि ओपेक के मेंबर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें। और जब रूस ने यूक्रेन पर हमले किया तो तब रूस पर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। तो यूरोप के देशों ने फिर सऊदी अरब से तेल लेना शुरू कर दिया था क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा सप्लायर है और इस तरह से सऊदी अरब के पास बेहिसाब पैसा आने लगा और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक सऊदी अरब की बन गई। और अब ओपेक प्लस के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन में कट का जो निर्णय लिया गया है वो भी अब ओपेक के मेंबरों की झोली भरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपेक प्लस की मीटिंग में सभी मेंबरों ने ऑयल प्रोडक्शन को कम करने की हामी भरी थी, बल्कि कुवैत और यूएई चाहते थे कि वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ाए। लेकिन जब ओपेक प्लस की मीटिंग हुई तो तब यहाँ पर मेजॉरिटी में ये फैसला आया कि नवंबर मई से ओपेक प्लस के मेंबर अपना प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल पर डे कम करेंगे। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ओपेक के इस फैसले पर खुश नहीं है और जो बाइडेन बार बार ओपेक प्लस को कह रहे हैं कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि दुनिया भर की गिर रही अर्थव्यवस्थाओं को और ज़्यादा गिरने से बचाया जा सके। और जो बाइडेन इसके लिए सऊदी अरब, यूएई और दूसरे ओपेक प्लस देशों में लॉबी भी कर रहे हैं। और इसके लिए तो खुद जो बाइडेन जुलाई महीने में सऊदी अरब गए थे ताकि यहाँ पर सऊदी अरब को ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मना सके। और तब ओपेक प्लस ने अपना ऑयल प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल पर डे बढ़ाया था। लेकिन अब जिस तरह से तेल की कीमतें कम हुई तो अब इन्होंने 2 मिलियन बैरल प्रोडक्शन और घटा दिया है। यानी कि जितना जो बाइडेन के कहने से सऊदी अरब ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया था तो अब उससे 2 गुना घटा दिया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये काफ़ी मशहूर तस्वीर बन गई थी जब जो बाइडेन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से मिले थे और इन्होंने शेक हैंड इस तरह से किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि जो बाइडेन ऑयल के प्राइस को कम करने के लिए हाथ पैर क्यों मार रहे हैं। तो देखिए, अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे जो बाइडेन को काफ़ी खतरा है क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं जिससे जो बाइडेन की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर महंगाई बढ़ती है तो जो बाइडेन शायद ये मिड टर्म चुनाव हार जाएं। तो अपनी राजनीति करने के चक्कर में जो बाइडेन और उनकी सरकार के सीनियर ऑफिसर्स लगातार ओपेक प्लस पर प्रेशर बना रहे थे और लॉबी कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ अमेरिका को खतरा है, बल्कि यहाँ पर ऑयल प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है तो भारत में भी महंगाई बढ़ जाएगी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है,
हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है सस्ता ऑयल, और अगर सस्ता ऑयल हमें नहीं मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था के तो बस पता नहीं क्या लग जाएंगे। भले ही हमें रशिया चीप ऑयल ऑफ़र कर रहा है, लेकिन हम 100% तो रशिया से नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा। और इसके अलावा हमें अपना जो सप्लायर है ऑयल के, वो भी डाइवर्सिफ़ाई करने पड़ेंगे। और अगर इसी तरह से रेट बढ़ेंगे तो इन डाइवर्सिफ़ाइड सप्लायर से रेट भी हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे इनको, और इसी वजह से यहाँ पर हमें तेल महंगा मिलेगा। तो इस तरह से भारत के ऊपर भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।